Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 30 from the physics of second year. Dear students, today we will find the answers of short questions from the textbook chapter 12 current electricity. First question. Why it is not possible to measure the drift speed for electron by timing their travel along a conductor? Timing their travel. It means dividing the distance or displacement by the time. क्वेश्चन आपसे ये किया गया है कि आप इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके ड्रिफ्ट स्पीड क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते. ठीक है, तो स्टूडेंट्स नंबर 1, ये पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल, इसका आंसर तलाश करते हैं यहाँ पे. नंबर 1 देखिएगा कि ये आपके पास एक कंडक्टर है. इस कंडक्टर से जैसे ही आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर दो पॉइंट्स के दरमियान सेटअप हो जाता है. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिटली मूव करते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं. ठीक है, और आप इसे आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, जो इनकी एवरेज वेलोसिटीज होती हैं जिसके साथ ये ड्रिफ्ट होते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. उस जो एवरेज है उसको हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो ड्रिफ्ट होते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो रास्ते में बहुत से एटम्स के साथ उनका कोलिजन पॉसिबल है. जब एटम के साथ कोलिजन होता है तो वो अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शंस में मूव करते हैं. लिहाजा इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाते जाते बहुत सी अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शंस को फॉलो करता हुआ ड्रिफ्ट होता है. इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है उसके जो कवर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें टाइम से और फिर आप उसकी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिटरमिन करें. क्वेश्चन नंबर 2. द रिलेशनशिप R is equal to V over I tells us that the resistance of a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. जी स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया है कि R इज इक्वल टू वी ओवर आई. ये आपके पास ओम लॉ से एक रिलेशन है, आप सब जानते हैं. V इज इक्वल टू आई आर तो एक बहुत वेल नोन फॉर्म है. अगर आप उसको रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा. तो क्वेश्चन ये किया गया है कि क्या आपको ये रिलेशन ये बताता है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस प्रोपोर्शन. ठीक है, तो चलें इस क्वेश्चन को आप देखिएगा. क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या ये रिलेशन आपको ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के. तो इसका आंसर है नो. ठीक है, देखिएगा ये ओहम्स लॉ है और ओहम लॉ से आपसे ये कहा गया था कि जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रेशो है ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज मेंटेन कांस्टेंट, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो वोल्टेज और करंट के दरमियान रेशो कांस्टेंट होगी और उस कांस्टेंट रेशो को आप रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है, इस रिलेशन से आप ये जज नहीं कर सकते या ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि रेजिस्टेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान एक कांस्टेंट रेशो आती है और उस कांस्टेंट रेशो को रेजिस्टेंस कहते हैं. ये उस रेशो उस वक्त तक कांस्टेंट होगी जब तक आप टेम्परेचर को कांस्टेंटली मेंटेन करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे. ठीक है, आप जानते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. आप प्रोपोर्शनैलिटी जब ख़त्म करते हैं तो हमारे पास 1 ओवर R आता है. 1 ओवर R जो है बेसिकली कंडक्टेंस कहलाता है. अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो V इज इक्वल टू आई आर बनता है और इसी R से ये V ओवर I निकाला गया था. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 ओवर R एक कांस्टेंट है. जो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. आप नहीं कह सकते कि हाँ ये कांस्टेंट है लेकिन ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. इस किस्म का हम कोई कंक्लूजन यहाँ से नहीं निकाल सकते. लिहाजा आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए नो. रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन रेजिस्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड potential difference. It is not directly proportional to the applied potential difference.
ठीक है। और सेकेंडली आप ये भी जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है नेचर पे, डायमेंशंस पे। डायमेंशन जैसे ये फार्मूला है आपके पास, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। रो नेचर को बता रहा है कि वो नेचर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया पे। और सेकेंडली ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे। ठीक है, इसके अलावा ये वोल्टेज के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, a heavy duty battery of a truck maintains a current of 3 ampere for 24 hours. How much charge flows from the battery during this time? ठीक है, आप जानते हैं कि ट्रक्स के अंदर हैवी ड्यूटी बैटरीज यूज़ की जाती हैं। फर्ज कर लें कि वो बैटरीज 3 एम्पेयर करंट जो है वो 24 आवर के लिए मेंटेन करती हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि कितना चार्ज 24 आवर्स के दौरान बैटरी से फ्लो करेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इज दिस। ठीक है, ये हमारे पास कैसे आंसर आया, अब इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। आपको गिवन है कि आई इज इक्वल टू 3 एम्पेयर, टाइम 24 आवर्स। आप 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। आपने चार्ज फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो चार्ज आपने फाइंड आउट करना था, तो ये आई की वैल्यू पुट करें, टी की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। Question number 4. While analyzing a circuit, the internal resistance of EMF sources are ignored. Why? ठीक है, कि जब हम सर्किट में कैलकुलेशंस करते हैं तो हम सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही कंसिडर करते हैं। सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, जिसे आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सोर्स इज यूजुअली इग्नोर्ड ड्यू टू इट्स स्मॉल वैल्यू। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर, ये एक फार्मूला है EMF का। E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आई आर वो वोल्टेज ड्रॉप है जो इस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होता है। ये आई आर वो वोल्टेज ड्रॉप है जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के ड्रॉप होता है। और ये EMF है, ये सोर्स की EMF है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है ये यूजुअली बहुत स्मॉल होती है। अगर आप इसको बहुत स्मॉल एज्यूम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि R इज इक्वल टू 0। अगर R 0 है तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो E किसके इक्वल रह जाएगा, IR के, और E इज इक्वल टू VT। ठीक है, तो हम ये अजम्पशन लेते हैं। ये अजम्पशन हम क्यों लेते हैं? बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम यूजुअली जब वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि हाँ ये हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, तो उस वक्त हमारे माइंड में किसी किस्म का ये नहीं चल रहा होता कि इस लोड के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको भी हमने कंसिडर करना है। तो उसकी सिंपल रीज़न क्या है, इट इज़ इग्नोर्ड, क्योंकि जब आप कंपैरेटिवली इस रेजिस्टेंस को इस लोड रेजिस्टेंस के साथ देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है। इसकी जो स्मॉल होने की वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं। Under what circumstances the potential difference of a battery exceeded from the EMF? ठीक है, देखिए आपने पढ़ा था कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस होता है नॉर्मली का क्या मतलब है? एक्चुअली स्टूडेंट्स देखिएगा कि जब हम बैटरी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस ये होता है, जैसे मोबाइल की बैटरी है, इस मोबाइल की बैटरी ने चार्ज करना नहीं है बल्कि उसने डिस्चार्ज होना है यूजुअली। ठीक है, बैटरी का पर्पस क्या है कि इसने डिस्चार्ज होना है। जब ये डिस्चार्ज होती है तभी हमारा मोबाइल वर्क करता है और हम इससे काम लेते हैं। तो नॉर्मली जब हम बैटरी की बात कर रहे होते हैं तो हम उसकी डिस्चार्जिंग की बात कर रहे होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप इस की बैटरी कम हो जाती है फिर आप इसे चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो एक अलग सिचुएशन है, या आप इसे एक बड़ी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तब भी इसको चार्ज किया जा सकता है। तो खैर हम जब नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं तो बैटरी से हमने उसको डिस्चार्ज करवाना होता है ताकि उससे करंट जो है वो मेंटेन हो सर्किट के अंदर। तो जो नॉर्मली हम इक्वेशंस हमने ड्राइव की थी जब व्हेन बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज्ड, ठीक है, तो वो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी कि VT इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है
कि ई बड़ा है, ई की वैल्यू ज़्यादा है, उससे कुछ वैल्यू आप कम करेंगे तब वो वी टी के इक्वल आएगा, ठीक है ना, या दूसरे लफ्जों में वी टी इज लेस देन ई। लेकिन अब क्वेश्चन ये किया गया है कि कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें इसके अपोजिट कंडीशन भी आ सकती है कि वी टी लेस देन ई नहीं आएगा बल्कि वी टी ग्रेटर देन ई आएगा। तो स्टूडेंट्स उसमें देखिएगा उसमें कैसे पॉसिबल है, उसमें उस वक्त पॉसिबल है कि जब बैटरी डिस्चार्ज ना आ रही हो बल्कि बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो। जब बैटरी को आप चार्ज करेंगे तो जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, सर्किट में से भी और बैटरी के अंदर में से। बैटरी के जैसे आप कन्वेंशनल करंट को जानते हैं, कन्वेंशनल करंट एक्सटर्नल सर्किट में हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है और सोर्स के अंदर हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो जब आप उसको चार्ज करेंगे तो सर्किट के जो सोर्स है उसके अंदर अब वो क्या करेगा, अब वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि अब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो अब आप इस करंट के साथ आप क्या पुट कर देंगे, माइनस आई। जब माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा तो वी टी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो ये आपको ये इक्वेशन बता रही है कि ई यानी ई एम एफ में आप इस आई आर फैक्टर को ऐड करेंगे तब वो वी टी के इक्वल होगा। इट मीन्स कि ई इज बेसिकली लेस देन वी टी और वी टी इज ग्रेटर देन ई, ठीक है। तो आंसर हमारे पास यही आ गया कि जब बैटरी को आप चार्ज कर रहे होते हैं तो उस वक्त, ठीक है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ग्रेटर होता है। तो आप अगर आपने जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें हमने 3 सिचुएशंस डिस्कस की थी कि व्हेन वीटी लेस कब होगा, वीटी ई से ग्रेटर कब होगा और वीटी ई के इक्वल कब होगा। तो आप इस टॉपिक को दोबारा गौर से पढ़िएगा। What is the difference between NEMF and potential difference? जी, EMF स्टूडेंट्स इस आर्टिकल के पहले भी कुछ डिफरेंट पॉइंट्स थे जो हमने टॉपिक के अंदर लिखे हैं, आप उनको भी फोकस कर सकते हैं, उनमें से भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल विद इन द सोर्स, ठीक है। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ वो वर्क डन है जो एक पॉजिटिव चार्ज को बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। वर्क डन जो उस चार्ज के ऊपर किया जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि जब वो पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा अब वो सर्किट में मूव करेगा, ठीक है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के बाद वो सर्किट में मूव करेगा। अगर वो सर्किट में मूव करता है यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो वो उसकी अब जो उसके ऊपर वर्क डन किया जाएगा चार्ज के ऊपर वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि ईएमएफ काज है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है, ठीक है। ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, बट इट बिकम्स जीरो व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। जब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तब ईएमएफ मौजूद होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में सिर्फ उस वक्त होता है जब ईएमएफ जो है करंट सर्किट में फ्लो कर रहा होता है। अच्छा, जनरली ईएमएफ, अगेन जनरली की बात हो रही है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हम डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं। जनरली ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ऑब्वियसली फिर ये इसकी अपोजिट बात हो जाएगी कि जनरली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन दैट ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सोर्स। द लूप रूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड जंक्शन, यहाँ पे जंक्शन रूल था जी। जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स, थोड़ी सी वर्डिंग को बुक से देख लीजिएगा, चेंज हो गई है इसमें। आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि आप एक्सप्लेन करें कि जो लूप रूल है या जिसे आप वोल्टेज रूल कहते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड जो जंक्शन रूल है जिसे आप करंट रूल भी कहते हैं वो बेसिकली बेस है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये हम इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप इस शक्ल में लिखते हैं, एंड इट रिप्रेजेंट्स दैट एनर्जी सप्लाइड
per unit charge by the source is equal to the energy utilized per unit charge by the various component in the circuit, so the total energy remains constant. ठीक है, जैसे आपने अभी पढ़ा था कि ईएमएफ जो भी सोर्स की है उसका कुछ हिस्सा इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा और उसका जो बाकी हिस्सा है वो लोड रेजिस्टेंस में, यानी ईएमएफ ऑफ सोर्स इज इक्वल टू जो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यही रूल बेसिकली आपको बता रहा है। वोल्टेज ड्रॉप है क्या? बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि जो उसे सोर्स से मिल रहा था उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज का कुछ हिस्सा कहाँ पे अपीयर होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस के, और जो बाकी है वो लोड रेजिस्टेंस। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर आप इसको सिर्फ वर्क की शक्ल में भी देखते हैं तो आप इसको ले सकते हैं कि जो एनर्जी उसे सोर्स से मिलती है उसका कुछ हिस्सा जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है और बाकी हिस्सा उस एनर्जी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है। सेकेंड, जंक्शन रूल, ये बहुत ही इजी था, आपने इसमें पढ़ा था। The sum of all the currents meeting at a point is equal to 0. Summation I is equal to 0. Mathematically इसे आप लिख सकते थे. So the currents flowing towards the point is equal to the current flowing away from the point. It is well in accordance to the law of conservation of charge, where the point is neither the source nor the sink, so the total charge will remain the same. ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जो जंक्शन है, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस आपस में मीट कर रही होती हैं। अगर उस पॉइंट ऑफ मीटिंग पे या उस जंक्शन पॉइंट पे कोई सोर्स नहीं है चार्जेस का, कोई सिंक नहीं है। सोर्स का मतलब कोई ऐसी चीज जो चार्ज को जनरेट कर रही है और सिंक का मतलब कोई ऐसी चीज जो चार्जेस को एब्जॉर्व कर रही है। अगर सोर्स या सिंक कुछ भी नहीं है जंक्शन पे, तो फिर जो सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स flowing away from the junction, and these statements show us that it is well according to the law of conservation of charge, that charge is neither created nor destroyed. Question number 8, why rise in temperature of a conductor is accompanied by rise in the resistance. आपसे पूछा ये गया है कि जब किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज कर जाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो या उनकी काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम है वो बढ़ जाता है। वो अपनी मीन पोजीशन पे जो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करते हैं एटम्स, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और एटम्स की जो वाइब्रेशन बढ़ जाती है। जब इनकी मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन बढ़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन इस रास्ते में आ रहा था उसकी प्रोबेबिलिटी इस वाइब्रेटिंग जो एटम के साथ कोलिजन की वो इंक्रीज कर जाती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो उसका टारगेट एरिया है वो इंक्रीज कर गया, जो अपोजिशन उसे मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर जाती है। अल्टरनेटिवली आप इसको यूं भी आंसर कर सकते हैं, आप जानते हैं कि जो आर टी है आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी के इक्वल होता है। तो जो है यहाँ से भी अगर आप देखते हैं इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो आर नॉट में आप कुछ फैक्टर जो है वो ऐड करेंगे तब वो आर टी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट। अच्छा, अब ये चीज़ें आप जानते हैं कि आर टी क्या था, टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर, और आर नॉट क्या था, टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर। यूजुअली इट इज टेकन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, लास्ट आपका क्वेश्चन है, डज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, ईएमएफ की जो डायरेक्शन है क्या वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा कि जो करंट है वो उस वक्त एस्टेब्लिश होगा जब आपके पास ईएमएफ होगी। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो करंट है वो इस ईएमएफ का एक इफेक्ट
के तौर पे हमें नज़र आता है। ठीक है, तो लिहाजा करंट की डायरेक्शन इसको चेंज नहीं कर सकती। अगर आप ईएमएफ की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। कन्वेंशनल करंट की अगर आप बात करते हैं तो आप जानते हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो अगर आप इस सर्किट में पोलैरिटीज को चेंज कर दें, इसको नेगेटिव बना दें, इसको आप पॉजिटिव बना दें, तो फिर क्या होगा कि अब जब पोलैरिटीज को आप चेंज करेंगे तो अब ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब ईएमएफ की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो अब करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, अब वो इस यानी अगर ये पॉजिटिव बन जाता है, ये नेगेटिव, तो अब वो इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो इट मीन्स कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से आप नहीं कह सकते कि जो ईएमएफ है वो चेंज हो जाएगी। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि ईएमएफ की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने से जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। सो आंसर को एक दफा रीड कर लीजिएगा। नो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। डायरेक्शन आर साइड्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटीज ऑफ ईएमएफ of the battery is decided at the time of its construction। जब आप बैटरी बनाते हैं, जैसे आप बाजार से एक सेल लेकर आते हैं तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पोलैरिटीज उसकी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे डिसाइडेड हो चुकी हैं। सो इट डज नॉट, और ऑब्वियसली इसका मतलब है ईएमएफ भी डिसाइड हो चुकी है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ ईएमएफ, दैट इज पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। यानी ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन तो डिपेंड कर रही है इसकी ईएमएफ की डायरेक्शन पे, लेकिन ईएमएफ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी आके एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो मैं ग्रुप में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लें, इनको नोट कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।